सेठ जी, अगली बार सच में चुका दूं। ये बात मैं कितनी बार सुन चुका हूं। सेठ जी, मैं कहता हूं इन्हें राशन उधार मत दीजिए। ये उधार कभी चुकाएंगे नहीं। इनके उधार का कर्ज इनके परपोते भी नहीं चुका पाएंगे। गुस्से में, तो अब हम क्या खाएंगे? ये क्या हो गया? कल रात तक तो सब सही था। क्या किसी चोर ने हमारा पूरा बगीचा साफ कर दिया? हम बर्बाद हो गए। ये हमारी साल भर की कमाई थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था जैसे ठंड ने सब कुछ जकड़ लिया हो। छोटे छोटे घर बर्फ से ढके थे और धुआं निकलता देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि अंदर लोग ठंड से बचने के लिए चूल्हे जलाए बैठे हैं। गांव के एक कोने में सबसे पुराना और सबसे जर्जर घर था। यही घर प्रेम जी और उनकी पत्नी कविता का था। घर के बाहर प्रेम जी खड़े थे। उनके पैरों में पुराने जूते थे जिनके तले इतने घिस चुके थे कि बर्फ सीधी उनके पैरों तक पहुंच रही थी। प्रेम जी अपने आप से बड़बड़ाते हुए, हे भगवान, ये ठंड हर साल और बढ़ती जा रही है। पता नहीं इस बार बर्फ खत्म होगी भी या नहीं। घर के अंदर कविता चूल्हे के पास बैठी थी। उसने चूल्हे में लकड़ियां रखी थीं, लेकिन वे इतनी गीली थीं कि जलने का नाम नहीं ले रही थीं। वह गुस्से में चूल्हे को थपथपा रही थी। कविता बड़बड़ाते हुए, बस, जलने का नाम नहीं लेती, और ऊपर से ये ठंड, लगता है पूरा घर बर्फ में तब्दील हो जाएगा। इतने में दरवाजे से एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ ही प्रेम जी अंदर घुसे। उनकी दाढ़ी पर बर्फ जम गई थी और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कविता गुस्से में, क्या हुआ? फिर बाहर क्या करने गए थे? सोचा शायद कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं, लेकिन सब गीली थीं। तुम्हारे सोचने से कभी कुछ बदला है क्या? हर बार लकड़ियां ढूंढने जाते हो और खाली हाथ आते हो। राशन खत्म हो गया है। आज रात क्या खाएंगे? थोड़ा सब्र रखो। कल भेड़ों को दूसरे गांव लेकर जाऊंगा। उनका दूध बेचकर कुछ राशन का इंतजाम कर लूंगा। कविता व्यंग्य करते हुए, तुम्हारा ये कल कभी आज में बदलेगा भी या नहीं? हर बार यही बहाना सुनती हूं। अगर मैं अम्मा की बात मानकर किसी और से शादी कर लेती तो कम से कम इस ठंड में भूखी न रहती। यह सुनकर प्रेम जी का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर में सन्नाटा छा गया। पर सुबह का समय था, लेकिन ठंडी हवा किसी धारदार चाकू की तरह शरीर को चीर रही थी। बर्फ की चादर हर तरफ फैली हुई थी और भारी कदमों से किराने की दुकान की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल धीमी थी, जैसे उनके पैर भी ठंड से जवाब दे चुके हों। गांव की गलियों से गुजरते हुए उनके झुके कंधे और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। प्रेम जी मन ही मन, भगवान, इस बार सेठ जी मना न करें। अगर आज राशन न मिला तो घर में भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। कविता को कैसे समझाऊंगा? गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान आलू सेठ की थी। पर कुछ लड़के बैठे थे। वे दुकान के पास हर रोज मजाक और हंसी ठिठोली करते थे। जैसे ही उन्होंने दूर से प्रेम जी को देखा, उनकी शरारती आंखों में चमक आ गई। देखो देखो, हमारे गांव के महान राजा आ रहे हैं। लगता है आज भी उधार मांगने आएंगे। हंसते हुए, उधार? अरे भाई, ये तो उस सेठ से भी उधार मांगेंगे जो खुद कर्ज में डूबा हो। और ये झोला? झोला तो खाली है, लेकिन इनके इरादे बहुत भारी हैं। सेठ जी से राशन का पूरा गोदाम मांगने आए होंगे। और इनके कपड़े देखो, बाबा के कपड़े कह रहे हैं हमें भी रिटायर कर दो। दुकान के पास आते आते प्रेम जी ने उनकी बातें सुन ली थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी झुकी नजरें और थका चेहरा खुद बयां कर रहे थे कि वे इन तानों के लिए पहले से तैयार थे। आलू सेठ बही खाते में उलझे हुए थे। संकोच भरे स्वर में, सेठ जी, राम राम, थोड़ा मदद चाहिए।
राशन का डिब्बा खाली हो गया है। अगर थोड़ी दाल और चावल उधार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी ने बही खाता बंद किया और गहरी सांस लेते हुए बोले, प्रीम जी, आप जानते हैं कि आपके नाम पर पहले ही बहुत उधार हो चुका है। हर बार आप कहते हैं, अगली बार चुका दूंगा, लेकिन वो अगली बार कभी आई ही नहीं। मैं क्या करूं? मेरे पास भी सीमित राशन है। प्रीम जी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। प्रीम जी, धीमी आवाज में, सेठ जी, अगली बार सच में चुका दूंगा। मेरी भेड़ों का दूध बिकते ही सबसे पहले आपका हिसाब चुकाऊंगा। आलू सेठ, प्रीम जी, ये बात मैं कितनी बार सुन चुका हूं। अब और नहीं कर सकता। मुझसे मत कहिए, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। सेठ जी, मैं कहता हूं, इन्हें राशन उधार मत दीजिए। ये उधार कभी चुकाएंगे नहीं। इनके उधार का कर्ज इनके परपोते भी नहीं चुका पाएंगे। प्रीम जी ने अपने भीतर से हिम्मत जुटाई और लड़कों की ओर पलटे। प्रीम जी, धीमे स्वर में, बेटा, गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें क्या पता भूख क्या होती है। जब तुम घर पर गरम गरम खाना खाते हो तो सोचो, किसी का घर ऐसा भी है जहां पानी पीकर सोना पड़ता है। बाबा, हम गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे। हम आपकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। इतनी ठंड में भी आप अपनी झोली लेकर यहां तक आ गए। ये कम साहस की बात है क्या? और हां, हमें भूख के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे खेत तो सेब के पहाड़ से भरे पड़े हैं, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि खाली पेट बहाने बनाने वाले ज्यादा भूखे रहते हैं। तुम लोग यहां मजाक उड़ाने आए हो या कुछ खरीदने? अगर कुछ काम नहीं है तो बाहर जाकर बैठो। प्रीम जी की बेबसी और दुकान से बाहर निकलना, प्रीम जी ये सब सुनकर अब और नहीं झेल सके। उन्होंने खाली झोला उठाया और सिर झुकाए बाहर निकलने लगे। दुकान से खाली हाथ लौटते हुए प्रीम जी के कदम भारी हो गए थे। बर्फ उनके पुराने जूतों के अंदर तक घुस चुकी थी और ठंडी हवा उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। हर कदम के साथ उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, कविता से कैसे कहूं कि आज भी खाली हाथ लौटा हूं। कविता बिना उनकी तरफ देखे, आ गए? झोले में राशन नहीं दिख रहा? क्या सेठ ने मना कर दिया? प्रीम जी, धीमे स्वर में, सेठ ने कहा, पहले पुराना उधार चुका दूं। कविता ने यह सुनते ही चूल्हे को छोड़ दिया और गुस्से से उनकी ओर घूमी। कविता गुस्से में, तो अब हम क्या खाएंगे? ये बर्फ? तुम हर बार यही कहते हो, कल राशन ले आऊंगा, कल दूध बेच दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। पता है, मेरे पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं गया और तुम्हारी इन भेड़ों से तो बस भूसा मिलता है। प्रीम जी, धीरे धीरे, कविता, मैं सच में कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस ठंड में भेड़ों का दूध भी बिकने लायक नहीं है। तुम्हारे करने का क्या फायदा जब हर बार खाली झोला लेकर आते हो? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं अम्मा की बात मानकर किसी और से शादी कर लेती तो कम से कम भूखी न रहती। घर के कोने में प्रीम जी की दोनों भेड़ें दुबकी हुई थीं, भूख और ठंड से कांप रही थीं। कविता ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, इनसे तुम्हें कुछ मिलेगा, यह सोचना भी एक मजाक है। इन्हें बेच दो, शायद तब हमें कुछ खाना नसीब हो जाए। प्रीम जी ने भेड़ों की तरफ देखा। उनके लिए ये सिर्फ जानवर नहीं थीं, ये उनके लिए परिवार का हिस्सा थीं। लेकिन कविता की बातों ने उनके आत्मसम्मान को और चोट पहुंचाई। प्रीम जी, नरम आवाज में, कविता, भेड़ों को बेचना हल नहीं है। इनका दूध ही हमारा सहारा है। थोड़ा और सब्र करो। कविता चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने प्रीम जी को दिखाने की कोशिश नहीं की। कविता आह भरते हुए, सब्र? सब्र से पेट नहीं भरता प्रीम जी। ये बर्फ और ठंड हमें खत्म कर देगी। भगवान ने हमारी किस्मत में शायद भूख ही लिखी है। रात का अंधेरा और प्रीम जी की बेचैनी। उस रात घर में खाना नहीं बना। प्रीम जी और कविता दोनों ने सिर्फ पानी पीकर रात बिताई। प्रीम जी खाट पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखें छत को देख रही थीं। उनकी छत की दरारों से बर्फ की बूंदें टपक रही थीं। प्रीम जी, मन ही मन, कविता को कैसे समझाऊं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता हूं।
अगली सुबह बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने गांव को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर तरफ सफेद बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी। सूरज ने जैसे बादलों की रजाई ओढ़ ली हो और उसकी किरणें जमीन तक पहुंचने की कोशिश में ही हार मान चुकी थीं। उनकी नजर कविता पर पड़ी, जो चूल्हे के पास बैठी थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से और निराशा की छाया साफ दिख रही थी। प्रीम जी, धीमे स्वर में, कविता, मैं भेड़ों को दूसरे गांव ले जा रहा हूं। हो सकता है वहां कोई दूध खरीद ले। शाम तक राशन का इंतजाम हो जाएगा। कविता ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी भेड़ें उनके पीछे पीछे बर्फ में लड़खड़ाते हुए चल रही थीं। बर्फ में पैर हर बार धंसते थे और ठंडी हवा उनके चेहरे को बर्फ की चुभन जैसा महसूस करवा रही थी। उनकी भेड़ों के पैरों में भी बर्फ चिपक गई थी और वे भी ठंड से कांप रही थीं। प्रीम जी, भेड़ों से बात करते हुए, चलो बच्चों, थोड़ा और चलो। दूसरे गांव में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते में उन्होंने दूर दूर तक फैले बर्फीले खेत देखे। दूसरे गांव के नजदीक पहुंचते ही प्रीम जी की नजर एक बड़े से सेव के ढेर पर पड़ी। ये सेव इतने चमकदार और लाल थे कि बर्फ की सफेदी में वे मानो लालटेन की तरह चमक रहे थे। प्रीम जी की आंखें चौंधियां गईं। सेव के पास एक लंबा और बड़े कोट में लिपटा हुआ अंग्रेज खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह सेव के ढेर का निरीक्षण कर रहा था। अंग्रेज अपने आप से, These apples are perfect. I must send them to my country. These will make excellent exports. प्रीम जी, जो अंग्रेजी नहीं समझते थे, सेव के ढेर को घूर रहे थे। उनकी भेड़ें सेव के पास जाकर घास की तलाश में मुंह मारने लगीं। अंग्रेज ने प्रीम जी को देखा और उनकी ओर इशारा किया। अंग्रेज, आर यू दी ओनर ऑफ दीज एप्पल्स? प्रीम जी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। वे सिर्फ यस और नो जानते थे। उन्होंने सिर हिलाकर यस कह दिया। अंग्रेज ने सेव के ढेर की ओर इशारा करते हुए प्रीम जी से बातचीत शुरू की। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो उसने सोने की खान ढूंढ ली हो। अंग्रेज उत्साहित होकर, These apples are absolutely marvelous. They are perfect for export. I will pay you a very good price for them. प्रीम जी, जिनकी अंग्रेजी की समझ यस और नो तक सीमित थी, अंग्रेज को खाली घूरने लगे। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि यह विदेशी उनकी भेड़ों को खरीदना चाहता है। प्रीम जी, यस यस, बहुत बढ़िया। अंग्रेज ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उन्हें गिनते हुए कहा, अंग्रेज, आई विल पे यू दिस मच फॉर दीज एप्पल्स। दिस इज अ वेरी गुड डील फॉर यू। प्रीम जी ने नोटों की गड्डी को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। प्रीम जी मन में, इतने पैसे? अरे, ये तो मेरी भेड़ों के लिए बहुत ज्यादा है। मैं इससे 100 भेड़ें खरीद सकता हूं। वे मुस्कुराते हुए बोले, प्रीम जी, इतने पैसों में तो मेरी सारी भेड़ें बिक जाएंगी। अंग्रेज, जो सेव के ढेर पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए था, प्रीम जी की बात को समझे बिना सिर हिलाकर मुस्कुराने लगा। अंग्रेज, गुड गुड, नाउ लेट्स सील द डील। प्रीम जी ने पैसे हाथ में लिए और रस्सी पकड़कर अपनी दोनों भेड़ों को अंग्रेज की तरफ खींचते हुए कहा, प्रीम जी, लो, ये रंभा और चमेली, अब ये तुम्हारी हैं। अंग्रेज, जो सेवों को ट्रक में लदवाने की तैयारी कर रहा था, भेड़ों को देखकर थोड़ा चौंका। अंग्रेज, व्हाट इज दिस? शीप? वाई आर यू गिविंग मी दीज शीप? प्रीम जी ने अंग्रेज की हैरानी को नजरअंदाज करते हुए कहा, प्रीम जी, अरे भाई, ये भेड़ें बहुत खास हैं। इनका दूध पीकर तो राजा महाराजा भी खुश हो जाएं। अंग्रेज, जिसे प्रीम जी की बात समझ नहीं आ रही थी, सेवों की तरफ इशारा करते हुए जोर से बोला, अंग्रेज, आई डोंट वॉन्ट योर शीप। आई बॉट दीज एप्पल्स, नॉट योर शीप। प्रीम जी, जो अंग्रेजी के एप्पल्स और शीप में फर्क नहीं समझते थे,
अंग्रेज की बात को पूरी तरह से अनसुना कर गए। प्रेम जी गर्व से, भाई साहब, आपको तो इन भेड़ों का दूध जरूर ट्राई करना चाहिए। ये भेड़ें किसी को निराश नहीं करेंगी। देखो ये कितनी सीधी सादी हैं। रंभा तो गाती भी है। सिंग्स? व्हाट आर यू इवन सेइंग? आई वॉन्ट एप्पल्स, नॉट दीज शीप। अरे हां, समझ गया। आप कह रहे हो कि भेड़ें गाती हैं और यह सच है। रंभा और चमेली तो पूरे गांव की जान है, लेकिन अब ये आपकी हैं। अंग्रेज ने माथा पकड़ लिया। वह सेब के ढेर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, अंग्रेज, एप्पल्स! आई पेड फॉर दीज एप्पल्स, नॉट फॉर दीज शीप। अरे हां सेब, सेब की क्या बात कर रहे हो? ये भेड़ें तुम्हारे लिए जन्नत हैं। सेब तो हर कोई खा सकता है, लेकिन भेड़ें, ये सिर्फ अमीरों के लिए हैं। अंग्रेज का धैर्य जवाब देता है। अंग्रेज ने गहरी सांस ली और अपने हाथ से सेबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एप्पल्स। आई पेड यू फॉर दीज एप्पल्स। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस, सब समझ गया। आप सेब नहीं, मेरी भेड़ें ले रहे हो। धन्यवाद भाई, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। अंग्रेज ने अपना सिर पकड़ लिया और सेब ट्रक में लदवाने लगा। उसने भेड़ों को वहीं छोड़ दिया और सोचा, अंग्रेज मन में, यह आदमी शायद समझने लायक ही नहीं है। चलो सेब लेकर निकलते हैं। बर्फीले रास्ते से घर की ओर लौट रहे थे। जेब में ठूंसी मोटी नोटों की गड्डी उनके कदमों को हल्का बना रही थी। चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास की झलक थी और उनकी चाल में एक अनोखा रुतबा झलक रहा था। प्रेम जी खुद से, वाह क्या किस्मत है मेरी। इतनी मोटी कमाई तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। भेड़ों को बेचकर इतना पैसा मिला कि अब कविता मुझे कभी ताना नहीं दे पाएगी। उनके पैर बर्फ में धंस रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि घर पहुंचते ही कविता को क्या कहेंगे। प्रेम जी अपनी भेड़ों को बेचने के गुमान में खुश थे, जबकि अंग्रेज सेवों को खरीदकर वापस चला गया। घर के अंदर कविता लकड़ी के चूल्हे के पास बैठी थी। वह चूल्हे की बुझती आग को हवा देने की कोशिश कर रही थी। ठंड से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही दरवाजे पर आहट हुई, उसने तेजी से सिर उठाया। दरवाजा खुला और प्रेम जी अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे विजयी अंदाज में अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर लहराने लगे। प्रेम जी गर्व से, देखो कविता, आज तुम्हारे पति ने इतिहास रच दिया। इतना पैसा लेकर आया हूं कि अब हमारी गरीबी खत्म। कविता ने नोटों की गड्डी देखी और चौंक कर खड़ी हो गई। कविता हैरानी से, इतने पैसे कहां से आए? क्या तुमने भेड़ों को बेच दिया? हां, मैंने अपनी दोनों भेड़ों को एक गोरे आदमी को बेच दिया। वह बहुत अमीर था। मैंने उसे समझाया कि रंभा और चमेली कितनी अनमोल हैं, और देखो उसने मुझे इतनी मोटी रकम दे दी। कविता ने नोटों को गिना और फिर प्रेम जी की ओर देखा। कविता, इतने पैसे? तुमने क्या उससे कहा था? प्रेम जी सीना चौड़ा करते हुए, मैंने उसे बताया कि मेरी भेड़ें दूध देती हैं, ऊन देती हैं और खुशियों का खजाना भी। मैंने कहा कि ऐसी भेड़ें पूरे देश में नहीं मिलेंगी। उसने मेरी बात मान ली और झट से पैसे निकाल दिए। तुमने सच में कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी इतना बड़ा काम करोगे। जैसे ही प्रेम जी और कविता अपनी सफलता पर चर्चा कर रहे थे, दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। प्रेम जी ने दरवाजा खोला और देखा कि उनकी दोनों भेड़ें रंभा और चमेली ठंड में कांपते हुए दरवाजे पर खड़ी थीं। कविता हैरानी से, ये भेड़ें यहां कैसे? तुमने तो इन्हें बेच दिया था ना? प्रेम जी जो पहले से ही अपनी बातों में उलझे हुए थे, भौंचक्के रह गए। प्रेम जी ने भेड़ों की तरफ घूरते हुए कहा, प्रेम जी, रंभा, चमेली, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बेच दिया था। जाओ, वापस जाओ। लेकिन भेड़ें अपनी जगह पर खड़ी रहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सेब कहां गए? अरे
ये पूरा का पूरा सेब का ढेर कहां चला गया? कल रात तक तो सब सही था। क्या किसी चोर ने हमारा पूरा बगीचा साफ कर दिया? हम बर्बाद हो गए। ये हमारी साल भर की कमाई थी। सीख, ये कहानी सिखाती है कि वीडियो अंत तक देखने के बाद लाइक करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए